हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम हमारी जो सीरीज़ चल रही थी संपूर्ण सामान्य ज्ञान सीरीज़ लूसेंट और जो अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं जैसे किरण पब्लिकेशन, वहाँ से हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर लेके आते हैं और टॉपिक वाइज उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का हमने बनाया है, हमने वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग धर्मों के बारे में जिसके अंदर शैव धर्म आता है, वैष्णव धर्म आता है, इस्लाम धर्म आता है, उन सब के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। और अब हम पहुंच गए हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, जो कि नंद वंश का अंतिम राजा था, इसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं मगध पर। ठीक है फ्रेंड, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है फ्रेंड, चाणक्य की सहायता से इन्होंने इसको हराया था, क्योंकि बहुत ही विशाल सेना उस समय मगध की मानी जाती थी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग किसने किया था युद्धों में, तो नंदवंश या मगध राज्य ने ही किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही विशाल सेना थी, बहुत ही ताकतवर ये वंश था, लेकिन चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को अपदस्थ कर दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की, जो कि प्राचीन समय का बहुत ही फेमस और प्राचीन, सबसे प्राचीन आप इसको बोल सकते हो, विश्वविद्यालय है दुनिया का। ठीक है फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने सेंड्रोकोट्स के रूप में की है। तो देखिए, चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में की है विलियम जोन्स ने। देखिए, ये था क्या, कुछ यूनानी लेखक ने अपनी किताबों में लिखा कि भारत में सेंड्रोकोट नाम का एक चक्रवर्ती राजा है जो राज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में आके विलियम जोन्स ने ये बताया कि वो सेंड्रोकोट्स और कोई नहीं, उन्होंने चंद्रगुप्त को ही वो नाम दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त की ही पहचान की गई है सेंड्रोकोट से, कोई दूसरा राजा वो नहीं था, यही था, ये बताया विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष मगध की गद्दी पर बैठा था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठे थे 322 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। जो सिकंदर आता है ना भारत पर, जो आक्रमण करता है 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, और पोरस के साथ जब इनका युद्ध होता है, वितस्ता का युद्ध, वहाँ पर इनकी सेना जीत तो जाती है, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद उनको जीत मिलती है, जिसके कारण सेना काफ़ी थक जाती है और आगे जाने से मना कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्हीं सिकंदर का ये सेनापति था और इसका चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था जिसकी शादी उसने चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो उसका नाम था कार्नेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, युद्ध हारने के बाद युद्ध की संधि हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य को उसने कुछ अपने राज्य दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी उसने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। देखिए, ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, राजदूत था ये सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक किस शासन या किस राजवंश से संबंधित है। तो यह मौर्य शासन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य वंश की जो शासन प्रणाली थी उसका वर्णन इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर ने होगा, ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो अंतिम समय इन्होंने अपना श्रवण बेलगोला में काटा था। ठीक है फ्रेंड्स, 298 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ईसा पूर्व में, श्रवण बेलगोला में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स ये वाले। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे। तो यूनानी जो लेखक थे बिंदुसार को, वो अमित्रघात के नाम से जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद राजा यही बनता है। ठीक है, और यूनानी लेखक ने इसको अमित्रघात नाम दिया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि अमित्रघात के नाम से किस राजा को जाना जाता है। तो वह है बिंदुसार। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसके काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो देखिए, तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था वो बिंदुसार के काल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको दबाने के लिए पहले उसने सीसोम को भेजा था।
ठीक है। और दूसरा बार जब विद्रोह हुआ था, जब उससे नहीं दबा तो उसने फिर अशोक को भेजा था, ठीक है फ्रेंड्स। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि अशोक किसका पुत्र था, तो आपको बताना है बिंदुसार। एक हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार, आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदुसार ने मगध जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए किसे भेजा था। तो आपको इन दोनों में से देखना है, आपको जो ऑप्शन में मिलेगा मोस्टली अशोक ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो यहाँ पर किस होगा, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो मक्खाली घोषाल ने की थी, ठीक है फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संप्रदाय है, इसको कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, ठीक है फ्रेंड। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसके अन्य नाम भी थे, जैसे इसको विष्णुगुप्त भी कहते थे, इसको जैसे कौटिल्य भी कहते थे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र भी इन्हीं की किताब है जिससे मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। तो अशोक जब गद्दी पर बैठा था वो था 269 ईसा पूर्व में, ठीक है फ्रेंड्स। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना गया है। तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। अशोक मौर्य इसका पूरा नाम था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था और बिंदुसार का ये पुत्र था। पुराणों में इसका नाम अशोकवर्धन दिया गया है और अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शित दिया गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि किस राजा को देवताओं का प्रिय कहा गया है, तो अशोक को कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व यानी कि अपने राज्यारोहण के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उस समय कलिंग पे जो राज चल रहा था वो नंदराज वहाँ पर का राजा था, ठीक है फ्रेंड्स। और वहाँ इसने आक्रमण किया था, भारी रक्तपात वहाँ पर हुआ था, जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये कभी भी युद्ध ना करने की शपथ ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी इनके 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग की राजधानी क्या थी। तो देखिए कलिंग की राजधानी उस समय थी तोशिली। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन्हें श्रीलंका भेजा था। यहाँ पर किन्हें होगा, तो किन्हें भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भेजा था। अशोक के शिलालेखों में किन लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरामाइक लिपि मिली है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि आपको बोलेगा कि इनमें से किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से 3 आपको दे देगा, चौथी आपको कोई और लिपि वो दे देगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी। तो अशोक के शिलालेख की खोज की थी पादरेटी फैंथलर ने। कब की थी, 1750 में। लेकिन ये इनको पढ़ नहीं पाए थे, इनके शिलालेख पढ़े गए थे 1837 में। किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसिप एक व्यक्ति थे, उन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। खोज किसने की थी, आपको ध्यान रखना है, पादरेटी फैंथलर ने। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और भारत में ये शिलालेख लिखना या स्तंभ लेख लिखवाना की शुरुआत किसने कराई थी, अशोक ने ही करवाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 से ज़्यादा स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो अशोक की कर नीति की जानकारी मिलती है रुम्मीदेई अभिलेख से, जो कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है, ठीक है फ्रेंड्स, रुम्मीदेई अभिलेख। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो उसका जो 7वां अभिलेख है वो इसका सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी उपगुप्त ने, ठीक है फ्रेंड्स। अशोक ने अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था सुमन, ठीक है, तो उनसे इन्होंने आज्ञा ली थी और उसके बाद उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है।
अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के काल में। ठीक है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्तमान पटना जिसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक ने करवाया था। अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा था बृहद्रथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, एक यहाँ पर बृहद्रथ से ये इंपॉर्टेंट है कि जो अंतिम इनका मौर्य राजा था, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना वहाँ पर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, शुंग वंश इसके बाद शुरू होता है मौर्य वंश के बाद। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग वंश वहाँ पर चलाया था। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो मौर्य वंश का राज्य चिन्ह था मयूर। ठीक है फ्रेंड्स, मयूर मौर्य वंश का राज्य चिन्ह था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गोप। ठीक है फ्रेंड्स, और एक गोप जो था वो 10 गांव के शासन को देखता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखें, इन क्वेश्चनों को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।